नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लेट्स डू इट। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हैं। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 कौन सा पढ़ेंगे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो क्या होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? ठीक है, इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि विद्युत धारा क्या होती है, कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा के कारण किसी चालक में जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, यानी किसी चालक में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसको विस्तार से समझने से पहले हमें क्या समझना होगा? बोलो बोलो, क्या समझना होगा? चुंबक। ठीक है, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक क्या होता है? मेनली क्या बताओगे? जो लोहे को अट्रैक्ट करता है नहीं, ठीक है। चुंबकीय, देखो चुंबक क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है प्राकृतिक, ठीक है, दूसरा कृत्रिम चुंबक। ठीक है, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक नाम से ही नेचुरल। ठीक है, यानी जो प्रकृति में पाया जाने वाला एक पत्थर का रूप होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पत्थर जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। दूसरा क्या है? कृत्रिम चुंबक। तो उसी पदार्थ को, यानी किसी पदार्थ को कृत्रिम विधियों द्वारा, ठीक है, कृत्रिम विधियों द्वारा अगर चुंबक बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कृत्रिम चुंबक। ठीक है, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया चुंबक क्या हो गया? कृत्रिम विधि। ठीक है, आर्टिफिशियल, जैसे लोहा हुआ, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, इन सब से जो चुंबक बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? जो कृत्रिम चुंबक होता है वो लोहे को ज़्यादा शक्तिशाली से रूप से अट्रैक्ट कर सकता है, किसके कंपैरिजन में? प्राकृतिक चुंबक से। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होता है प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? चुंबक के गुण। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? चुंबक के गुण। ठीक है, किसी को पता है? बताओ। तो चुंबक का पहला गुण क्या है? यह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व। ठीक है, ये लोहे के पहला पॉइंट क्या हो गया? लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे को आकर्षित करता है, तो इस गुण को ही हम क्या कहेंगे? चुंबकत्व। ठीक है, तो चुंबकत्व देखो, ये मान लो हमारा कोई चुंबक है। ठीक है, ये चुंबक हो गया। इसमें क्या होता है? सिरों पे जो ये यहाँ पे, ये सिरों पे होता है ना, यहाँ पे चुंबकीय इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो चुंबकत्व का इफेक्ट क्या होता है? कम होने लगता है। और एट द मिड पॉइंट यहाँ पे जो तुम्हारा चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो क्या होता है? लगभग कम होता है, यानी शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ सिरों पे सबसे अधिक और मिड में सबसे कम। ठीक है, ये चुंबकत्व की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, इसके चुंबक के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है, देखो ध्यान से, फिर से बनाते हैं। अगर हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें, ठीक है, तो वो दो ध्रुव की ओर रुकेंगे मतलब। ठीक है, एक तरफ क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। ठीक है, ये तुम्हारा उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक, अब जो चुंबक के जो अपोजिट ध्रुव होते हैं, यानी नॉर्थ साउथ, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब अपोजिट जो होते हैं, अपोजिट नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। पर अगर विजातीय होंगे, मतलब अगर दो चुंबक हमने मान लो ले लिया, ठीक है, ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे को दूर करेंगे। ठीक, वहीं अगर हम दो चुंबक इधर ले लेते हैं,
एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, ठीक है, और ये चुंबक एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि अपोजिट ध्रुव यानी दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव इन्हें हम क्या कहेंगे, ये हमारे पोल होते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब अच्छा हम ये बता दो, क्या मतलब इन दोनों को कभी अलग कर सकते हैं, ठीक है, ये मैग्नेट हैं, इन दोनों को हम क्या अलग कर सकते हैं, बोलो, कोई आइडिया है किसी को? ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेट, ठीक है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ, और हमने कहा क्या इन दोनों को कभी अलग कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बीच से तोड़ दें, मतलब ये ऐसे तोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा? नहीं, फिर से एक नया पोल बन जाएगा, यानी नॉर्थ साउथ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाएंगे। फिर अगर हम इन्हें तोड़ दें, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये तोड़ दिया, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि इनके ध्रुवों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी तोड़ेंगे तो एक दो नए पोल बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, जब तक जिएंगे साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ठीक है। तो इन्हें कभी हम अलग नहीं कर सकते, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा पॉइंट क्या आता है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई चुंबक है, ठीक है, ठीक। तो अगर हम किसी भी द्विक सूची को अगर इसके समीप लाएंगे तो अलग अलग डायरेक्शन मतलब शो करेगी, ठीक है। तो ये ऐसे निकलती, यानी नॉर्थ से साउथ, तो हमारी जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं ये ऐसे निकलती हैं। तो चुंबक के अगर हम वो द्विक सूची जो होती है सूची, उसे अगर मैग्नेट की जिस तरफ लाएंगे वो डायरेक्शन उस तरफ शो करेगी। तो अगर हम यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में उसको रखेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन शो करेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र बन गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। समझ आ गया, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई भी क्या अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र का, मतलब चुंबकीय का अनुभव करता है, ठीक है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर चुंबक का प्रभाव दिखाई देता है, मतलब पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं, ठीक। बल रेखाएं होती हैं, ये ऐसे आती हैं, ठीक, नहीं हो जाती, ठीक। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक। तो ये क्या हो गई, चुंबकीय बल रेखाएं। तो जहाँ पर कहीं भी मतलब हम इसे देखेंगे, जैसे ये हमारा, तो ये नॉर्थ ये साउथ, मान लीजिए पॉइंट, तो ये नॉर्थ साउथ, तो हम चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। तो किनारों पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, कम होने लगता है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, समांतर, ठीक है, एक दूसरे के समान दूरी पर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसमें क्या होते हैं, जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं, ठीक है। पर समान चुंबकीय क्षेत्र में असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि कहीं कहीं पे जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कहीं पे सघन होती हैं, कहीं पे विरल होती हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये ऐसे कहीं
तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती हैं कि कहीं पर सघन होती हैं, कहीं पे विरल होती हैं। तो जहाँ पर सघन होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सबसे अधिक होगी, और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की मतलब विरल होगी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे पढ़ेंगे, देखो पहले हम क्या बताते हैं कि विद्युत धारा कैसे होती है। स्थिर आवेशों के कारण क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और गतिमान आवेशों के कारण विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसको हम इस फिगर के द्वारा समझेंगे कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, मान लो ये तार AB है, ठीक है, इसमें ये कंपास सुई लगी हुई है, ठीक, ये हमारी कुंजी है, ये हमारा धारा नियंत्रक, और ये सेल बैटरी। तो जब हम ये कुंजी जो होती है ये खुली होती है, ठीक है, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। कुंजी खुली हुई है तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जिसके कारण कंपास की सुई में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम कुंजी को बंद करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि धारा प्रवाहित होने लगती है। तब इसमें हम देखते हैं कि जो कंपास की सुई होती है इसमें क्या होता है, वो एक डायरेक्शन में क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से थी, और यहाँ पे देखो, ये देखो घूम गई है, तो ये विक्षेपित हो गई। ठीक है, इसके उल्टा अगर हम बैटरी का सेल को विपरीत कर दें, ठीक है, यानी बदल दें, तो क्या होगी, जो कंपास सुई है वो विपरीत डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हो रही है। ठीक है, तो जब हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय सुई में विक्षेपित हो रहा, नहीं, विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसी की वजह से जो कंपास सुई है वो विक्षेपित हो रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो कि इस तार में भाई तार में विद्युत धारा कैसे प्रभावित होती है, गतिमान आवेशों के कारण। तो इसमें क्या होता है कि एक बंद परिपथ में, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से मतलब प्रवेश कर रहे हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूसरे बिंदु से बाहर निकल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि परिणामी विद्युत क्या हुआ, शून्य हो गया। तो इसके कारण फिर इसमें विक्षेपित होना कोई भी सवाल नहीं उठता है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही कंपास सुई में क्या है, विक्षेपित होती है। ठीक है, जब हम किसी भी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें गतिमान आवेशों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो उन गतिमान आवेशों के कारण ही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको हम इस आधार पर भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेशों के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह हुआ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर हम किसी धारावाही चालक के तार को इस प्रकार पकड़ें, ठीक है, कि जो अंगूठा होता है, ये देखो, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि हम किसी धारावाही चालक के तार को इस प्रकार पकड़ें, ठीक है, तो जो अंगूठा हमारा होगा ना, ये अंगूठा ये विद्युत धारा की दिशा को शो करेगा, और ये जो उंगलियां जिसपे जो तार पे हमारी उंगलियां लिपटी हुई हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल से वर्ड में यही हमारा क्या हो गया, दाएं हाथ का नियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेंच का नियम। ठीक, किसका, पेंच का नियम, मैक्सवेल के पेंच का नियम। तो उन्होंने क्या बताया, अगर हम कोई भी स्क्रू ले लें, मान लो इसे ये स्क्रू है, ठीक है, तो ये स्क्रू की नोक है, तो अगर हम स्क्रू को मान लो स्क्रू को ऐसे खोलने के लिए, तो स्क्रू का ये जो पॉइंट होता है ये विद्युत धारा की दिशा को शो करेगा। ठीक है, स्क्रू का ये जो ऐसे मान लो ऐसा हम खोल रहे हैं, तो ये जो हमारा ये होगा ना, ये खोलने इसे घुमाने के लिए, तो ये इसकी जो नोक होगी इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा की दिशा। और इस स्क्रू को खोलने के लिए जिस डायरेक्शन में हम पेंच को मूव करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि बाएं हाथ के अगर हम इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के सामने वाली दोनों उंगलियां, ठीक है, तर्जनी और मध्यमा, ठीक है,
इस तरह से फैलाएं कि एक दूसरे के बीच क्या 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक, तो अगर इस तरह बने तो ये जो हमारी तर्जनी होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करेगा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, और हमारा जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो किसी भी धारावाही चालक में हम उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, और उसमें लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को बता सकते हैं। नियम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। अच्छे से इन्हें पढ़ लेना और इनका फिगर भी बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।